2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति का विस्तार और विस्तार की राजनीति के बीच सत्ता विपक्ष की बैठकों के क्या सियासी मायने हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है कि क्या 18 जुलाई की शाम को 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर सामने आ जाएगी। देश को पता चल जाएगा कि एनडीए के साथ साथ कौन है और विपक्षी खेमे में कौन कौन है। बेंगलुरु में विपक्ष की 17-18 जुलाई को बैठक होनी और भाजपा ने भी बहुत साल बाद एनडीए की बैठक 18 जुलाई को ही बुलाई है। कहा जा रहा है कि भाजपा को एनडीए की याद इसलिए आ रही है क्योंकि विपक्ष एक होने की संभावना पर काम कर रहा है। उधर विपक्ष की मजबूरी है कि एक नहीं हुए तो एक एक करके खत्म हो जाएंगे। कुल मिलाकर ये राजनीति का विस्तार है और विस्तार की राजनीति है। सबसे पहले बात करते हैं विपक्ष की। पटना के बाद ये विपक्ष की दूसरी कोशिश होगी। क्या बेंगलुरु में विपक्ष के गठबंधन का नाम मिल जाएगा और यूपीओ या इतर कोई नया नाम होगा? अपना संयोजक चुनने में क्या विपक्ष सफल रहेगा? विपक्ष को नारा और नीति पर काम करना होगा। आखिर मोदी ब्रांड के खिलाफ ये नारा नहीं चल सकता कि मोदी हटाओ देश बचाओ या मोदी को हराना है, सत्ता से हटाना है। गठबंधन को नारा इस विमर्श के आसपास बुनना होगा कि विपक्ष सत्ता में आया तो क्या करेगा, रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों का इलाज किस रूप में करेगा। उसे एक गेम चेंजिंग आइडिया की जरूरत तो होगी। क्या ये संघवाद हो सकता है, यानी अगर गठबंधन सत्ता में आया तो राज्यों को अधिक अधिकार देगा? यह आइडिया कांग्रेस को नापसंद करने वाले ओडिशा के नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी और तेलंगाना के केसीआर को भी भा सकता है। एक अन्य आइडिया न्याय योजना का है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा चुनाव से पहले घोषणा की थी कि यूपीए सत्ता में आई तो देश की सबसे गरीब 20% जनता को 6,000 रुपए महीने यानी 72,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। तब यह आइडिया किसी के गले नहीं उतरा। तीसरा आइडिया राइट टू हेल्थ है। अभी मोदी सरकार आयुष्मान योजना चला रही है जिसमें करीब 10 करोड़ परिवारों को लाभ मिल रहा है। क्या विपक्ष 140 करोड़ लोगों को इसके दायरे में लाकर अपनी राजनीति का विस्तार करने की संभावना तलाश सकता है? चौथा सामाजिक सुरक्षा कानून है। सामाजिक सुरक्षा कानून के तहत देश का हर जरूरतमंद वोटर आ जाएगा। ये लाभार्थी वोट बैंक में विस्तार करने की राजनीति होगी। आइए बात करते हैं एनडीए की। एनडीए की बात करें तो 9 साल बाद ऐसी कोई बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी को किसी नए गेम चेंजर आइडिया की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ कुनबे का विस्तार करने की जरूरत है या उसको मजबूत बनाए रखने की जरूरत है। इसके लिए काम शुरू भी हो गया है। देखिए, एक फर्क है विपक्ष और बीजेपी के गठबंधन में। कांग्रेस एक जमाने में जितनी मजबूत हुआ करती थी आज वैसी नहीं, और बीजेपी एक जमाने में जितनी मजबूत नहीं रही या बहुत कमजोरी से अब वो बहुत मजबूत दल के तौर पर उभर कर सामने आ चुकी है। अपने दम पर 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है बीजेपी, और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा बहुत ही स्ट्रांग चेहरा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा छोटे छोटे दल जो हैं वो कई बार छिटकते गए, बिदकते गए। नीतीश कुमार इसका उदाहरण है, उद्धव ठाकरे इसका उदाहरण है। कुल मिलाकर, और शिरोमणि अकाली दल को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं जिनकी स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एनडीए को भी अब जरूरत महसूस हो रही है कि छोटे छोटे दल कई जगहों पर समीकरण को बदल सकते हैं। अब जहां जहां विरोधियों का महागठबंधन है वहां वहां सियासी बुलडोजर चल रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना के बाद एनसीपी इसकी जद में आ गई। कांग्रेस में रहे सुनील जाखड़ को भाजपा ने पंजाब और मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रहे एनटीआर की बेटी पुरंदेश्वरी देवी को आंध्र प्रदेश की कमान सौंपकर विस्तार की राजनीति का ट्रेलर दिखाया है। जीतन राम मांझी भी एनडीए में आ गए हैं। अकाली दल से बात चल रही है। ओम प्रकाश राजभर से लेकर वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी से बात अंतिम दौर में बताई जाती है। मायावती का मायावी साथ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी तक तो मिलता दिखाई दे रहा है क्योंकि वो विपक्षी एकजुटता के मंच पर भी नहीं है। उन्होंने अपने पत्ते साफ नहीं किए। विपक्ष का रह रहकर एक ही आरोप होता है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग का दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा को अतिरिक्त विस्तार नहीं दिया तो गृह मंत्री अमित शाह ने चेता दिया कि किसी एक के जाने से खुश होने की जरूरत नहीं है। ईडी को जो शक्तियां मिली हुई हैं वो अपनी जगह हैं। प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी दलों के परिवारवाद और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने की बात करते रहे हैं, लेकिन वो जनता को 10 साल का हिसाब देने के मोर्चे पर भी लगे रहते हैं। भले ही 10 वर्षों में मोदी सरकार रोजगार और आर्थिक मोर्चे पर बहुत ज्यादा सफल ना दिखती हो, लेकिन उसका घोषणा पत्र बढ़ चढ़कर बोल रहा है। अनुच्छेद 370 का हटना, 3 तलाक का खत्म होना इस तरकश के 2 बड़े तीर हैं। राम मंदिर है और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है। ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हाल के दिनों में आपने देखा किस तेजी से उभर कर सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि जनवरी में राम मंदिर दर्शन के लिए खुल जाएगा। समान नागरिक संहिता पर काम तेजी से चल रहा है। वैसे बूथ प्रबंधन और आर्थिक संसाधन आदि को भी महंगे होते चुनाव के मद्देनजर राजनीति के विस्तार और विस्तार की राजनीति का हिस्सा मानना चाहिए। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अब 2 बड़े गठबंधन जो है, हालांकि पहले भी यूपी और एनडीए का मुकाबला होता
रहा, लेकिन यूपीए की हालत किस तरह से खस्ता होती चली गई ये पिछले कुछ चुनाव ने आपको बताया है। इसी तरह बीजेपी किस तरह से मजबूत हुई, लेकिन एनडीए वैसा नहीं दिखाई पड़ा। क्योंकि एक तरफ देखिए बहुत ही दिलचस्प पहलू है, एक तरफ कांग्रेस कमजोर होती गई लेकिन क्षेत्रीय दल या घटक दल मजबूत होते चले गए, इधर घटक दल कमजोर होते चले गए और बीजेपी मजबूत होती चली गई। तो राजनीति में ये होता है, और जहां जहां पर कांग्रेस कमजोर हुई वहीं पर चाहे बिहार की राजनीति हो, चाहे पश्चिम बंगाल की राजनीति हो, चाहे महाराष्ट्र की राजनीति हो, अन्य राज्यों में भी कुछ यही स्थिति है। अगर आम आदमी पार्टी को भी यहाँ रख लें, क्योंकि उनके पत्ते भी स्पष्ट नहीं है, आम आदमी पार्टी को भी यहीं पर रख लें तो हम देखते हैं कि पंजाब और दिल्ली की भी यही स्थिति देखने को मिलती है। कुछ राज्य हैं जहां पर अब भी सीधा मुकाबला, कर्नाटक तो हाल का राज्य है, हिमाचल में भी अभी चुनाव हुए हैं, गुजरात में इसी तरह आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है, लेकिन फिर भी मुकाबला जो है वो माना जाता रहा कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच अलग है। बीजेपी का बहुत मजबूत गढ़ है। लेकिन सबसे दिलचस्प है आगामी 5 राज्यों के चुनाव, जिनमें खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर नजर है। तेलंगाना को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो आगे की जो चुनावी रणनीति है उसको एनडीए भी हल्के में नहीं ले रहा है। बीजेपी भी जानती है कि महागठबंधन का विस्तार यदि करने में ये लोग सफल हो जाते हैं तो आने वाले दिनों में चुनौती बढ़ सकती है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल और पंजाब और दिल्ली, यानी आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का स्टैंड बहुत हद तक इस बताएगा कि ये कितना मजबूत गठबंधन बनने जा रहा है। इसके बावजूद अगर कांग्रेस के लिहाज से देखें तो यूपीए के दृष्टिकोण से वो अपने पुराने दलों को तो पहले साधने की कोशिश करेंगे, अपनी राजनीतिक जमीन को जहां जहां मजबूत कर सकते हैं, जहां हिस्सेदारी या सीटों के बंटवारे पर सहमति बन सकती है वहां पर भरसक प्रयास करेंगे। लेकिन कांग्रेस को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है। खैर बात यही है कि 400 से ज्यादा सीटों पर क्या संयुक्त उम्मीदवार उतारने में विपक्ष कामयाब होता है। यदि ये रणनीति काम करती है तो बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। लिहाजा ये माना जा रहा है कि दोनों ही बैठकों का 18 जुलाई को होना ये महज इत्तेफाक नहीं है। एक तरीके से महागठबंधन के जो प्रयास चल रहे हैं विपक्ष के, उसका जवाब देने के लिए एनडीए ने अपने प्रयास शुरू किए हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।